तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डुलॉन्ग पेटिट्स लॉ। डुलॉन्ग पेटिट्स लॉ। लेकिन इस डुलॉन्ग पेटिट्स लॉ को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले वहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। देयर आर थ्री टर्म्स। फर्स्ट इज heat capacity. फर्स्ट इज व्हाट? हीट कैपेसिटी। विजिबल है क्लियरली? यस सर। ओके। हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, उसकी हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट which is required to increase the temperature of the substance by 1 degree Celsius। मतलब जितने हीट से उस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। ठीक है? तो हीट कैपेसिटी फॉर होल सब्सटेंस ये एप्लीकेबल होता है, और इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन, राइट? Now let's come to the second term. Molar heat capacity. Molar heat capacity. इसको यूजुअली C के द्वारा डिनोट करते हैं। C। जैसा कि नाम में यहां क्या एडेड है? मोलर। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस, कंप्लीट सब्सटेंस नहीं लेना है, ओनली 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को बाय 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसी को कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree। तो ये for 1 mole substance यूज होगा, पूरे सब्सटेंस के लिए नहीं यूज होगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और तीसरा टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी को मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुआ? दिस इज यूज्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। हाँ, पूछिए।
टेल मी। सर एक बार पैटर्न्स लोग बता देंगे, मैं 2 मिनट लेट करके ज्वाइन किया इसीलिए सुन नहीं पाया। मैंने ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ नहीं बताया, अभी यहीं से स्टार्ट किया हूं। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ को जानने के लिए सर क्या एक बार फिर से बता। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ को जानने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। उसमें पहला टर्म था हीट कैपेसिटी। देखो यहां लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर होल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस लेते हो, उस पूरे सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, नाम में मोलर ऐड हो गया, इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के हीट को 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, और उसके लिए जितना हीट चाहिए उसी को मोलर हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस का कहेंगे। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम आप लेते हो और उसके हीट को, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करते हो, तो इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट वहां रिक्वायर्ड होता है, उसी हीट अमाउंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? यस सर। हाँ। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? बोलो। जूल पर ग्राम पर ग्राम ग्राम पर केल्विन। क्लियर है? अब यस सर। अब जरा देखिए, ये था मोलर हीट कैपेसिटी और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 1 मोल के लिए एप्लीकेबल है, ये 1 ग्राम के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर वेट इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी। क्या ये होगा? यस सर। यस सर। मान लो किसी सब्सटेंस का मोलर वेट है 20, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब तो 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए मान लो x कैलोरी हीट चाहिए या x जूल हीट चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए x जूल, तो 1 मोल के लिए मतलब 20 ग्राम के लिए तो क्या होगा? 20x। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम मोलर वेट से सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। इतना तक में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, चलिए। तो अब इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ पर आते हैं। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ क्या कहता है? ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ में यह बात कही गई, ये पहली बात कि कोई भी फॉर एनी सॉलिड एलिमेंट, ये एप्लीकेबल होता है ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ कहता है कि देखिए, सॉलिड सब्सटेंसेस को अगर स्लाइटली हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो बताओ उनके वॉल्यूम में कितना डिफरेंस होगा। कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और उसको आप थोड़ा सा हीट करते हो, मतलब उसका जो भी टेम्परेचर है उसको स्लाइटली बढ़ा दिया, तो उसके वॉल्यूम में कितना अंतर आएगा? सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। कौन बोल रहा है?
हु इज दैट? नाम बताओ। सर लगता है चला गया। अरे सॉलिड सब्सटेंस की कमी है हमारे चारों तरफ। एक बात बताओ, ये लकड़ी का बना हुआ बेंच है, अभी इसका टेम्परेचर कुछ है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। इसको उठाकर हम धूप में रख दें, 1 घंटे तक छोड़ दें, तो नेचुरली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। वुडन बेंच का टेम्परेचर धूप में रखने से 1 घंटे तक छोड़ देने से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा बेंच। नो सर। आप मेजर करोगे तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर इसके वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन हुआ भी है, that is as good as no expansion. Negligible increase in volume, so slight increase in volume that it can't be measured or observed clearly. But sir, what for ice? Yeah, What for ice? ice will retain itself. Will it retain in solid state? I am talking about the substances which are solid, and after slight heating they must remain solid. Yes sir, okay sir. अब आप सॉलिड से गैस बना दोगे तो फिर मेजर सॉलिड का कहां कर रहे हैं, वो तो गैस का ना करेंगे। क्लियर हुआ ना? तो सॉलिड्स में Yes sir. हीटिंग करने पर वॉल्यूम में इंक्रीज बहुत कम होता है, और यहां तो मैं कह रहा हूं कि हीटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत स्लाइट हीटिंग किया, 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड में तो हार्डली कोई उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो सॉलिड्स के वॉल्यूम में यूजुअली इंक्रीज ऑन हीटिंग नहीं के बराबर होता है। इसलिए सॉलिड्स के लिए क्या पाया गया कि उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यू कैन से मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, 1 ग्राम के लिए लो या 1 मोल के लिए लो, इसका टेम्परेचर जैसे ही 0 केल्विन से ऊपर की ओर हम बढ़ाते हैं तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर कांस्टेंट होने लगता है। मतलब इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो इंक्रीज आना था या मोलर हीट कैपेसिटी में जो इंक्रीज हो रहा था, वो सर्टेन टेम्परेचर के अप्रोच करने पर वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, एंड दैट वी विल सी इन द ग्राफ। सपोज हमने यहां पर एक वाई एक्सिस, सर इज दैट क्रिटिकल टेम्परेचर? सुनो ध्यान से, कीप पेशेंस, आई एम कमिंग टू द, आई विल टेल यू द नेम। देयर इज नो कनेक्शन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। सो this is y axis, this is x axis। y axis पर मैं CV ले रहा हूं। अब C तो बताया था मोलर हीट कैपेसिटी होता है, CV क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिटेन एज CV। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज रिटेन एज CP, राइट? यस सर। तो यहां V लिखने का मतलब है कि V इज द ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो CV y एक्सिस पर लिया गया, और x एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं ऑन केल्विन स्केल, और यहां पर ओरिजिन है, ओरिजिन पर टेम्परेचर कितना होगा? 0 0 केल्विन। और
किसी पॉइंट पर जहां पर से देखो यहां के बाद आगे ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एट दिस पॉइंट ये जो टेम्परेचर T है, इस टेम्परेचर को हम किस नाम से जानते हैं? अच्छा उधर नहीं दिख रहा। दिस टेम्परेचर T इज कॉल्ड Debye टेम्परेचर। DEBEY'। टेम्परेचर मतलब बता रहा हूं, अरे सब चीज बताऊंगा, जब नया चीज पढ़ा रहा हूं तो हर चीज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो ना। मैं एक ही बार में सब चीज कैसे बोल दूं? आई एम कमिंग टू एवरी न्यू टर्म टू एक्सप्लेन यू। सो इस तरह का ग्राफ ये मूव कर रहा है, एंड द टेम्परेचर एट विच द value of molar heat capacity of any substance is almost constant. The value of molar heat capacity of any substance is almost constant, means if we further increase the temperature, there is hardly any increase in its molar heat capacity. That temperature is known as Debay's temperature. Sir, please repeat it once again. The temperature at which molar heat capacity of any substance almost remains constant on further increase of temperature is called Debay's temperature. Or one more point is there, for most of the substances it has been observed that Debay's temperature is almost close to the room temperature. Debay's temperature majority of solids के लिए room temperature के ही आसपास का temperature होता है। ऐसा नहीं कि कोई 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर नहीं होते। तो Debay's टेम्परेचर समझ में आया? अब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉलिड में तो उसका CV का वैल्यू इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते करते जब देखते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद CV का वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू पर, ऑप्टिमम वैल्यू पर आ गया, अब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से CV के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वहां से न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, मींस इट हैज बिकम कांस्टेंट। दैट टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ CV हैज बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड Debay's temperature. Is that clear? यस सर, डीबे कोई साइंटिस्ट का नाम था? यस यस, मेरा नाम तो नहीं है, साइंटिस्ट का ही होगा। हैं? जिसने खोज की है, जिसने ये रिलेशन दिया था बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम था डिबे। ठीक है? और आपको अगर पता हो तो डाइपोल मोमेंट टर्म सुने हो, नाम सुने हो? डाइपोल मोमेंट। सर डाइपोल तो सुना है, पर डाइपोल, हाँ, तो डाइपोल का जो एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो डिबे ही होती है। आगे पढ़ोगे, ठीक है? तो डिबे वॉज अ साइंटिस्ट। हाँ, इससे पहले आपको डिबे से आमना सामना नहीं हुआ होगा। तो फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट तो हो जा रहा है किसी सॉलिड के लिए, लेकिन किस वैल्यू पर जाकर कांस्टेंट होता है? तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको थोड़ा और ठीक कर लें। ये जो डॉटेड लाइन CV को कहां कट कर रहा है? इस पॉइंट पर, Y एक्सिस को, और इस पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 3R। देखिए R हमने कैपिटल लिखा है, दिस वैल्यू इज 3R, मतलब यहां पर जो ये कांस्टेंट हुआ, दिस इज 3R ऑन Y एक्सिस। नाउ
ये आर क्या चीज है? कोई बताएगा आर, कैपिटल आर से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सर गैस कांस्टेंट, वेरी नाइस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सर दैट पर वो इज, 3R कैसे हुआ? मैं बता रहा हूं, आर का जो वैल्यू होता है 8.314, ये इतना जूल पर केल्विन पर मोल। R इज इक्वल टू 1.99, जिसको अप्रोक्सीमेटली 2 हम लोग ले लेते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और सर एक आर का सर आर का पहला वाला वैल्यू 8.314। हाँ 8.314, और आर का तीसरा एक वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये 3 वैल्यूज आपको पूरे केमिस्ट्री में आर के जानने चाहिए। इसकी जरूरत पड़ती है, कभी जूल वाले वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कभी कैलोरी वाले वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और जगह जगह पर, मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर के ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए भी रहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट्स को आईआईटी या मेडिकल नहीं कहता है कि आप यू आर सपोज टू रिमेंबर और गेट इट बाय हार्ट, पर ये इतना यूज करोगे ना कि तुमको खुद याद हो जाएगा। इतनी, जैसे एवोगाड्रो नंबर कैसे हर बच्चे को याद हो जाता है, उसी तरह आर का ये वैल्यू आराम से हर बच्चे को याद हो जाता है। तो आर का हमने गैस कांस्टेंट के रूप में वैल्यू देख लिया। नाउ आवाज आ रही सबको? हेलो, हेलो, हाँ हेलो, एवरीवन इज देयर? Yes, sir. ओके, आई एम सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली ये हो गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आर की ये वैल्यूज इनकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए 3R क्या होता है कि जो डेवे ने समझाया कि सॉलिड्स, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उनके पार्टिकल के मूवमेंट्स का या ओरिएंटेशन का जो पॉसिबिलिटीज है। तो एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी कंजम्प्ड होती है उसमें, वो आर के बराबर होती है। तो इसीलिए 1 और आर का वैल्यू आप खुद देख रहे हो, पर केल्विन पर है, मतलब 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फॉर ऑल द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स फॉर एनी सॉलिड, ये वैल्यू जाकर 3R पर ही कांस्टेंट होता है। और यही कारण है कि चाहे आप सोडियम ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, किसी भी एलिमेंट के लिए या प्योर सब्सटेंस के लिए, प्योर सॉलिड के लिए,
ये वैल्यू 3R पर जाकर रुकेगा। और यही चीज यहाँ ग्राफ से भी एक्सप्रेस किया गया है। तो अब समझ में आया कि ये 3R क्यों होगा? 3R क्यों होगा, वही तो समझाया। हर 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। पार्टिकल्स का जब टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो उनमें मूवमेंट होगा, लैटिस के अबाउट मूवमेंट होगा। बोलो, अरे हीट दे रहे हो ना, एनर्जी दे रहे हो, तो उनके मूवमेंट में 3 तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एक जो ट्रांसलेशनल, जो एक स्ट्रेट सर लाइन, हर एक डिग्री के लिए हर एक डिग्री के लिए हर एक आर। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पढ़ोगे फिजिक्स में, समझे? फिलहाल नाम जानो, टर्म्स को जानो। हर टर्म को अभी ही समझ लोगे ये पॉसिबल नहीं होता है ना। मैंने इसको ब्रीफ करने के लिए, इस लॉ को बताने के लिए सबसे पहले क्या किया, आपको थर्मोडायनेमिक के कुछ नए टर्म्स बताए। वो जरूरी था इसको समझने के लिए। जहां और कुछ टर्म्स ऐसे, अब अभी तो आपको इतना ही जानना था कि 3R पर कांस्टेंट होता है, दैट्स इट। 3R कैसे होता है, जब आपने पूछ लिया तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम ले लिया। ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सॉलिड में, एक प्योर सॉलिड के लिए तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यूज क्या होता है पर डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के लिए, R। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, 3R। तभी तो देखा गया कि एलिमेंट्स अलग अलग ले रहे हैं हम, उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर सब अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सब 3R पर ही आके क्यों रुक रहा है। इस चीज को जब उन्होंने समझने की कोशिश की तब उनको ये चीज पता चला। पहले तो एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये 3R पर रुक रहा है। अब बताओ, ये मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू 3R पर जाकर रुक रहा है एट डिबेज टेम्परेचर। तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब फॉर एनी प्योर सॉलिड, स्पेशली ये एलिमेंट्स के लिए यूज होता है ये लॉ। CV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू 3R at device temperature। ठीक है, तो अब बताओ, अगर R का वैल्यू हम कैलोरी में रखें तो 3R कितना होगा, बोलिए। 2 calorie per 3R का वैल्यू पूछ रहा हूं, 6। और अगर जूल में लेते हैं तो इट विल बी रफली 25। 8.314 है, इट विल बी रफली 25। ठीक है, तो अब ड्यूलॉ और पेटिट, ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सम लाइटर एलिमेंट्स पर सिर्फ ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉलिड एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, नॉट लिक्विड एंड गैस, तो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों का मल्टीपल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 ना आकर 6.4 के करीब आता है। और वो भी कब, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो कैलोरी पर केल्विन पर मोल में लिया जाए। कैलोरी, सॉरी,
कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम। समझ में आ रही बात? कैलोरी यूनिट में होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अभी आपको मैंने समझाया 3R के मुताबिक। तो जरा देखो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एटॉमिक मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा कि नहीं? बताइए। Yes, sir. अभी ना आपको समझाया था, मोलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये एटॉमिक मास क्या है? मोलर मास ही तो हुआ एटम का, मतलब उस एलिमेंट का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम का मास क्या होगा? 23 ग्राम होगा कि नहीं? बोलो। 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108। तो 1 मोल सिल्वर लेंगे तो 108 ग्राम होगा। तो ये अगर एटॉमिक मास लेते हैं ग्राम यूनिट में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम में, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जरा बताओ कि ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा कि नहीं? ग्राम यहां है और यहां पर ग्राम है, होगा। तो बचेगा क्या यूनिट? कैलोरी कैपेसिटी पर केल्विन। कैलोरी पर केल्विन बचेगा। इसका मतलब ये जो 6.4 लिखा गया है, ये 6.4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर इसका यूनिट क्या होना चाहिए? कैलोरी पर केल्विन। केल्विन। तो ये मैं क्यों बतला रहा हूं, यूनिट के साथ क्यों बतला रहा हूं? क्योंकि बच्चे जो हैं सिर्फ इतने फॉर्मूला को याद करते हैं। सर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सबके लिए? सारे एलिमेंट्स के लिए। अभी मैं लिमिटेशंस बताऊंगा इसका, ठीक है? इस लॉ का, ड्यूलॉक पेटिट्स लॉ का मैं लिमिटेशन भी बताऊंगा। पहले ये समझो जो बात बोल रहा हूं, गलती कहां पर बच्चे करते हैं। एटॉमिक बच्चे सिर्फ इतना फार्मूला याद रखते हैं, ड्यूलॉक पेटिट्स लॉ में आगे पीछे का सब भूल जाते हैं, सिर्फ उनको इतना याद रह जाता है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.4। अब क्वेश्चन देने वाला जानते हो कैसे फंसाएगा उनको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कैलोरी में नहीं देकर वो जूल में दे देगा, जूल पर केल्विन पर ग्राम। अब उनको तो ये याद ही नहीं है, क्योंकि वो जब ये फॉर्मूला याद किए और इस फॉर्मूला पर क्वेश्चंस बनाए बुक से, तो बुक में अक्सर कैलोरी में ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहा था, तो वो सीधे उसका वैल्यू पुट करते थे और क्वेश्चन बना लेते थे। लेकिन अभी क्या किया क्वेश्चन सेटर ने? उसको जूल में दे दिया वैल्यू, जूल पर केल्विन पर ग्राम। अब वो तो चुपचाप फार्मूला उनको याद था, ये सब याद ही नहीं था कि कैलोरी में होना चाहिए, और सीधे फार्मूला लगा दिए। क्या वो रिजल्ट सही होगा? नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि जब आप 6.4 लेते हो तो कैलोरी में होना चाहिए, और अगर जूल में है तो आप 25 ले लो। और दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना कि यहां पर इक्वल टू का साइन मैंने नहीं दिया है, यहां पर मैंने साइन दिया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू 6.4 नहीं आता, किसी में 6 भी आता है, किसी में 6.2 भी आता है, किसी में 6.1 भी आता है। तो फिर हम 6.4 लेकर बनाएंगे तो कैसे एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे? वो हम लोग जब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब जाकर समझ में आता है। फिलहाल इतना क्लियर है सबको? एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। हाँ, 6.4 आया कैसे? अरे अभी न समझाया है कि यहां पर 3R का वैल्यू क्या होता है कैलोरी में? 3R का वैल्यू कैलोरी में क्या बताया आपने? ठीक
पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? बी अलर्ट, बी ऑन योर टोज, अटेंटिव रहो। घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास करने का यह मतलब नहीं होता है कि आई एम बिजी इन सेवरल थिंग्स एंड वॉचिंग ऑन द मोबाइल। जितनी चीजें सामने लिखी हुई और जो बता रहा हूं एकदम पिन पॉइंट होकर सुनो। कैजुअल बिहेवियर विल लीड टू योर फेलियर। अभी मैंने ये डिस्कस करने से पहले यहां डिस्कस किया था 3R का वैल्यू। कैलोरी में 6 आता है और जूल में 25 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया कि एग्जैक्ट 6 नहीं आ रहा, किसी में 6.1 आ रहा, किसी में 6.2 आ रहा, किसी में 6.4 भी आ रहा, 6.5 भी आ जा रहा है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी मिली तो सारे स्कॉलर्स ने मिलकर या डुलॉग और पेटिट ने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज आर क्लोज टू 6.4। तो उन्होंने एक इसलिए अप्रोक्सीमेट का उन्होंने साइन दिया है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। ये लेकर करने से हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट सही आ रहा है। क्लियर हुआ अब? यस सर। हाँ, अब आइए इस लॉ को हम अप्लाई करें। तो अप्लाई करने में गलती भी हो सकती है, उसके लिमिटेशंस को जरा जान लें। लिमिटेशंस ऑफ डुलॉग-पेटिट्स लॉ। limitations. Number 1, not applicable in case of very low temperature। ये बहुत लो टेम्परेचर पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। नंबर 2, applicable only for pure elements except some of the lighter elements like बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन। इन पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज, वेरी लो टेम्परेचर पर ये एप्लीकेबल नहीं होता लॉ। लेकिन जैसा आपको बतलाया, डिबेस टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के ही आसपास होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये ब्यूटीफुली अप्लाई हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसके मतलब इस पर आधारित प्रॉब्लम्स बनाने के लिए उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट रखना होगा और या जानना होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि आज मैं क्लास में पहले डुलॉग-पेटिट्स लॉ को डिस्कस करूंगा और उसके बाद कंसंट्रेशन, 7 कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूंगा। तो 7 कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनमें एक टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पढ़ाते समय मुझे आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट सिखाना होगा
और जब इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो वहीं पर मैं डुलॉक-पेटिट्स लॉ का एक प्रॉब्लम लेकर आपको दिखाऊंगा कि इक्विवेलेंट मास जानने के बाद फिर तुम कैसे सक्सेसफुली इसके प्रॉब्लम्स को बना सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So now I am going to start the concentration terms. कंसंट्रेशन टर्म्स किस चीज का? सॉल्यूशन। इसको भी अब हटा ही दें। सेवन कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें पहला कंसंट्रेशन है टर्म है परसेंट मेथड। मतलब किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम परसेंट मेथड के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंट मेथड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला परसेंट बाय मास, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W/W से। ध्यान देने की बात है, ये ऊपर में जो W है ये छोटा W होता है, स्मॉल लेटर, और नीचे वाला W बड़ा W होता है। इस ऐसा क्यों लिखा जाता है? जस्ट टू रिकॉल कि व्हाट डज द मीनिंग इट रिफ्लेक्ट्स। परसेंट बाय मास का मतलब क्या हुआ? पहले ये छोटा W और बड़ा W का मतलब समझा दें। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच इज अवेलेबल इन स्मॉल अमाउंट। जो लोअर अमाउंट में अवेलेबल है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों के मिल जाने के बाद उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, सॉल्यूशन होने के लिए एक बात जरूरी है, इट मस्ट बी होमोजीनियसली मिक्स्ड। सो ये स्मॉल अमाउंट में होता है, यही है छोटा W। और पूरा जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंबाइंड मास है, तो सबसे लार्ज मास, इसलिए इसके वेट को हम कैपिटल W से शो करते हैं। इसका मतलब सॉल्यूट का वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर, और सॉल्यूशन के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर। तो इस परसेंट मेथड, परसेंट बाय मास को एक सिंपल एग्जांपल से समझो। 5% by mass of NaOH aqueous solution। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5% by mass of NaOH aqueous solution, इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता है 5% W/W NaOH aqueous solution
W/W लिख दिया तो फिर बाई मास अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? It means that 5 gram of NaOH in 100 gram of solution, isn't it? Yes, समझ sir. रहे? जरा बताइए 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100, 5% को लिख सकते हैं 5/100। तो ऊपर 5 है और नीचे 100 है। ऊपर 5 जो है वो स्मॉल w है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। और नीचे वाला Solute. 100, हाँ, और नीचे वाला 100 Weight क्या of है? solution. वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका Weight of मतलब solution. अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लिए हैं तो उसमें सॉल्यूट 5 ग्राम होना चाहिए, होना चाहिए ना। और सॉल्यूट क्या है? NaOH। इसीलिए हमने लिखा 5 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट भी तो ऐसे ही निकालते हैं ना। 5% जो आएगा 100 में, अगर कोई चीज 5 ग्राम है तो वही तो 5% हुआ। क्लियर है सबको? Yes. Sir, your audio is breaking. माय ऑडियो इज ब्रेकिंग। It's my network problem, not yours. माय साउंड इज नॉट क्लियर। Now it's clear. इट्स क्लियर नाउ। Yes, sir. Okay. Now, percent by volume, इसको कैसे लिखेंगे? V अपॉन छोटा v अपॉन Small v upon capital V. small v upon capital Capital V. V. A small v will represent the volume of solute and capital V will represent the volume of Volume of solution. solution. Okay. So for this also I take one example. 20% V by V ethanol aqueous solution. What does it mean? 20% by volume ethanol aqueous solution. Aqueous solution means solvent is 20 water. cc of ethanol is present in 100 cc of solution. 20 cc. cc 20 ml. 20 cc 20 ml 20 लीटर, कोई भी वॉल्यूम का यूनिट ले सकते हो। तो 20 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, लेकिन Yes, sir. तीसरे पार्ट पर जरा ध्यान देना। C, only percent, that is W by V, only percent means W by V। तो ओनली परसेंट क्यों लिख रहा हूं मैं? जैसे अगर लिख देता है 40% ग्लूकोज aqueous solution, Sir, both
ठीक से वो राइटिंग हेवी आ रहे हैं थोड़ा। इतना सर तो आपका कनेक्शन वो है, सिग्नल यहाँ पर No, रेड sir, दिखा। your connection is quite good. Sir, no, it's white. कनेक्शन तो यहाँ तो विजिबिलिटी ठीक आ रही है स्क्रीन पर। Sir, your connection is good. It's saying white. सर मेरे स्क्रीन पे आपका कनेक्शन। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा, है ना? तो उसमें आपको फिर ठीक लगेगा। हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम होगा नेट वगैरह का, क्योंकि मेरे सामने जो स्क्रीन है उस पर क्लियर आ रहा है। अच्छा, ध्यान से सुनो और जवाब दो। 40% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन हमने लिखा है। 40% लिखकर और हमने कुछ नहीं बतलाया कि ये बाई मास है या बाई वॉल्यूम है। तो ऐसी स्थिति में कोई बच्चा अपने मन से कुछ ले लेगा तो वो तो सही बात नहीं है। जहां पर भी सिर्फ परसेंट लिखा हो, सुनो, जहां पर भी सिर्फ परसेंट लिखा है और उसके साथ बाई मास या बाई वॉल्यूम मेंशन नहीं है, वहां पर स्ट्रिक्टली आपको क्या लेना है? W/V, मतलब वेट बाई वॉल्यूम। इट मींस ऊपर वाला हमेशा स्मॉल लेटर्स होता है, वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो सॉल्यूट का वेट लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो अगर मैं 40% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन लिखा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 40 ग्राम 40 ऑफ gram. ग्लूकोज इन 100 milliliter of solution. वेरी गुड, 100 मिलीलीटर ऑफ Solution. सॉल्यूशन। मिलीलीटर क्यों लिया? क्योंकि मिलीलीटर को ही सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, है ना? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी सीजीएस यूनिट और ये भी सीजीएस यूनिट, राइट? Yes, sir. अब एक बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, दोनों जगह मास और वॉल्यूम दोनों सीजीएस यूनिट में लिया गया है। आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, मुझे बोर्ड ही नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूं बेटा, बाकी सबको दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूं? ये मेरा सर आप दिख रहा है सर, एक बार दिख रहा है, एक बार नहीं। तो मैं क्या, बाकी लोग को ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ आपके कनेक्शन में दिक्कत है। Sir, we will get the recording class. Definitely. But when you So he attend the will- live class, you get a chance to interact. While watching the recorded video lecture, you have no chance to interact at the moment. Yes, sir. अब ठीक है? Is it clear now? Yes, sir. So 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, अगर परसेंट के साथ कोई भी चीज एक्सप्रेस ना किया जाए तो स्ट्रिक्टली वेट बाय वॉल्यूम वहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द परसेंट मेथड। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म is molarity. Second concentration term is molarity, and molarity is expressed by capital M. What is called molarity? So molarity is a very simple term. It tells you to calculate what is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. चाहे डाटा में सॉल्यूशन कितना दिया हुआ हो, 10 लीटर 50 लीटर, है ना, जितना भी सॉल्यूशन दिया है,
पूछता है कि अगर सॉल्यूशन 1 लीटर होता तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी. If 1 liter of solution contains 2 moles of solute, then the molarity of solution is 2. It means what? Molarity, that is capital M, is equal to total moles of solute, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, that is V, and V must be in liter. Volume must be written in liter unit. तो अब बताइए टोटल मोल्स जो प्रेजेंट हैं, अगर उसको टोटल वॉल्यूम जो कि लीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलरिटी मिलेगी. इसी फॉर्मूला को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, M इज इक्वल टू N अपॉन V, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर. मोल पर लीटर. इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now tell me Yes, sir. one question I ask you verbally. If 200 liters of solution contain 50 moles of solute, 200 liter of solution contains 50 mole of solute, what is the molarity of solution? 0.25. 0.25, absolutely correct. Point. Now tell me another question. What is the molarity of 200 ml of a solution that contains 1 mole of solute? 5M. 5M. 5m, very correct. 5M. 5 मोल पर लीटर, 5m. समझ में आया सबको? Yes, sir. मतलब डाटा कितने पर भी दिया रहे, आपको उसको कन्वर्ट करना है 1 लीटर पर, कि 1 लीटर के अंदर कितना मोल सॉल्यूट का है, और वो कन्वर्ट हम इसी तरह से तो कर रहे हैं. आप ओरली भी अगर क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहे हो तो आप अपने माइंड में यही काम कर रहे हो. अब मुझे बताओ, इसी में हम क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि इफ द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.2, then how many moles are present in 6 liter of solution? 1.2. 1.2? 1.2 mole. 1.2 mole, absolutely correct. मतलब यहां पर 3 टर्म्स हैं, एक है मोलरिटी, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स, और तीसरा है वॉल्यूम इन लीटर. इन तीनों टर्म्स में से गिवन डाटा में कोई भी 2 टर्म्स गिवन होंगे और थर्ड टर्म आपसे पूछा जाएगा. वी कैन इजिली कैलकुलेट. हाँ, अब आगे क्वेश्चंस बनाते वक्त अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो पहले हम उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करते हैं, देन वी पुट हियर. लेकिन अब देखो कि ज्यादातर क्वेश्चंस में वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में ही दिया रहता है. अब कितना बार बार 1000 से डिवाइड करते रहेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसको ध्यान में रखना. बताओ, यहां m को अगर v से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल टू n होगा. Yes, sir. और n क्या है? नंबर ऑफ Number of moles of solute. मोल्स है. तो आप याद रखना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, व्हेन volume is given in liter, then it gives
moles of solute. But when molarity is multiplied by volume and volume is in milliliter, then it gives millimoles of solute. It gives millimoles of solute. तो अब देखो, मिलीलीटर में वॉल्यूम हो तो बार बार उसको लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो मोलारिटी से, हमें मोल नहीं मिलेगा, मिली मोल मिलेगा उसके बदले में। आ रही बात समझ में? मिली वर्ड का मतलब क्या होता है? 1000th पार्ट ऑफ एनीथिंग। जैसे मिलीमीटर तो 1 मीटर का 1000th पार्ट, मिली मोल 1 मोल का 1000th पार्ट। ठीक है, तो समझो कि ये मोल है और ये मिली मोल है। मिली मोल है मतलब इस मोल से ये 1000 गुना छोटा है। इसका मतलब 1000 मिली मोल्स विल मेक 1 मोल। 1000 मिली मोल्स विल मेक 1 मोल। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? कोई बोल Yes, नहीं sir. रहा है, नहीं समझ में आया? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उस रिलेशन को जो मैंने कहा। सर आप क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बताएंगे? एक फोन कॉल आ अब गया था। बताएंगे नहीं, अब हम लिख देते हैं उसको। 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल। ये क्लियर है? यस सर। 1 mole is equal to Yes, sir. 1000 millimole. Yes, sir. Now, will you solve one question? Yes, Tell me. sir. Okay. यस सर। Find the molarity of a 400 ml of solution that contains 18 gram of glucose. Solve it. Find 0.25 0.25 अभी सॉल्व कीजिए, प्लीज डोंट टेल द आंसर अंटिल आई आस्क यू। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर आ गया। Yes, sir. 0.25 हाँ, अब आंसर आप बोल सकते हैं। 0.25 सबका 0.25 0.25 सबका आ रहा है तो? यस सर। हाँ, तो अब दूसरा एक मैं क्वेश्चन देता हूं।
how much sugar is required to prepare 800 ml of 0.6 m aqua solution. How much sugar is required to prepare 800 ml of 0.6 m? अच्छा डाटा एक काम करो, 800 नहीं, इसको कर देते हैं चलो 800 पे ही बनाओ, थोड़ा सा गुना भाग करोगे तब तो काम चलेगा। मोलर मास मोलर मास हमको थोड़े पता है, जो क्वेश्चन हमारा काम है क्वेश्चन देना, सो हमने दे दिया, अब बाकी काम तुम्हारा है। सर 164.16 अच्छा ठीक है, हमें पूरा उतना गुना भाग करके पता। मैंने याद करो फर्स्ट क्लास में बतलाया था कि इन चीजों का मोलर मास याद रहना चाहिए। आज देख रहे हो ना उसकी जरूरत पड़ रही है, और जिस बच्चे को एकदम याद होगा वो तो खटाखट बना लेगा। हमें निकालना क्या है, शुगर का मास, कि कितना ग्राम शुगर चाहिए। एक बात बताओ, सॉल्यूशन कितना बनाना है, 800 ml, और मोलरिटी क्या होनी चाहिए, 0.6। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 800 को सीधे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला, मिली मोल्स ऑफ शुगर मिल गया। बोलो, मिली मोल्स ऑफ शुगर मिल गया। अब बताओ, सुनो पहले, 800 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 164.1। मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिली मोल ऑफ शुगर मिला कि नहीं मिला। अब इतना मिली मोल शुगर चाहिए, 1 मिली मोल शुगर का वेट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 342 ग्राम वेट होता है 1 मोल शुगर का, तो 1 मिली मोल तो उससे छोटा ना होगा और 1000 गुना छोटा होगा। तो ये रहा 1 मिली मोल शुगर का वेट, 1000 से डिवाइड कर दिया 342 को। अब आ गया 1 मिली मोल का वेट, तो जितना मिली मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिली मोल के वेट से, इतना ग्राम, यही ना होगा, बोलिए। हाँ अब ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आ जाए, मल्टीप्लाई करके जो आ जाए, आपने काम यही किया है तो यस सर, तो एक लाइन में बना। यस सर, यस सर, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा है, सिर्फ यहां पर तो राइटिंग का वर्क हो रहा है। तो मोलरिटी का अभी हमने आपको सिंपल मोलरिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया है। सिर्फ मोलरिटी में अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर मोलरिटी। बट इससे पहले मुझे एक बात बतलाइए, इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, will its molarity get affected? अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करे तो मोलरिटी अफेक्टेड होगा कि नहीं? वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। While taking the ratio to know about molarity, one component is volume, and volume alters on changing the temperature.
दैट इज अनदर वे कि वो कितना बदल रहा है, कम चेंज हुआ, ज्यादा चेंज हुआ, पर कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा. मीन्स मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर चेंज करने से अफेक्टेड होता है. तो इस बात को नोट कर लेना कि मोलरिटी is affected by the change in temperature of solution. Okay? Okay, sir. Okay then. Thank you very much everybody. जो थोड़ा थोड़ा रोज सीख रहे हो उसको अच्छे से लर्न कर लिया करो till your next class comes. Okay? Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.